देखो बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी का मतलब क्या, याद है ना कुछ मैंने कल बताया था ओनरशिप और प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी यस सर। मीन्स ओनरशिप। ओनरशिप और ट्रांसफर मीन्स पोजीशन। पोजीशन। तो यही मेरा टॉपिक है आज का, तो ध्यान से देखेंगे। कह रहा प्रॉपर्टी, एक सेकंड, कह रहा प्रॉपर्टी, पोजीशन और रिस्क क्या है। अरे याद है इसका मैंने रूल बताया था, रिस्क फॉलो ओनरशिप। जहां जहां मालिकाना हक जाएगा रिस्क भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा। भैया जो मालिक, उसी का जो रिस्क। मालिक उसी का रिस्क, सिंपल सा फंड। तो कह रहा है देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल गुड्स बाय सेलर। कह रहा है 3 स्टेजेस है परफॉर्म करने के लिए। पहला, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन इन द गुड्स। तीसरा, पासिंग ऑफ द रिस्क। मतलब पहला क्या बोला गया, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना मतलब ओनरशिप को। दूसरा क्या बोला, पोजीशन को ट्रांसफर करना मतलब डिलीवरी। तीसरा क्या बोला, रिस्क को पास करना। 3 चीजें। तो पहला क्या कहता, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर इज इन द मेन ऑब्जेक्ट। कह रहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना। द टर्म प्रॉपर्टी इन गुड्स मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम पोजेशन ऑफ गुड्स। कह रहा पोजेशन ऑफ गुड्स से बहुत ही अलग चीज है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इन गुड्स मीन्स ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड पोजेशन ऑफ गुड्स मीन्स कस्टडी और कंट्रोल ऑफ गुड्स। एनी डाउट? बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। मालिकाना हक मतलब प्रॉपर्टी, पोजेशन का मतलब वो फिजिकली तुम्हारे पास पहुंच गई, अब तुम गुड्स को जैसे मर्जी देख सकते हो। क्लियर? यस। कह रहा प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर फॉलोइंग रीजन। कह रहा है जो प्रॉपर्टी सेलर से बायर पे क्यों जाती है उसके पीछे कुछ कारण है। पहला, रिस्क फॉलो ओनरशिप, क्योंकि रिस्क ओनरशिप को फॉलो करता है। दूसरा, एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहे इसलिए जाता है। इंसॉल्वेंसी हो जाए सेलर की या फिर बायर की तब कुछ हो सकता है। या फिर प्राइस के पर्पस में, मतलब जहां पर तुम प्राइस के लिए सू कर सकते हो। मुझे बोलते ही घर का निकल गया, वरना फिर कॉल का सर ये एक्शन अगेंस्ट उसको थर्ड रोको। पार्टीज वाला बताना। एक मुझे सेकंड, पता है एक तेरा सारा सेकंड, काम मुझे है। बेटा माइक बंद करके बातें करो। हाँ बोल बेटा, त्रिशा क्या कह रही बेटा? एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टीज वाला समझाना। हाँ मैं भी सब समझा रहा हूँ। देखो बेटा, पहले क्या कहता, रिस्क फॉलो ओनरशिप। कह रहा अनलेस अदरवाइज एग्रीड, कह रहा वैसे भी मान लो रिस्क हमेशा ओनरशिप को फॉलो करता है। डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट, चाहे तुम्हें डिलीवरी दी चाहे नहीं दी, प्राइस तुम्हें पे किया चाहे नहीं किया, रिस्क ऑफ लॉस हमेशा क्या करेगा, जो मालिक उसका लॉस। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया 30 टन परचेज किए एप्पल जूस एस से। एस क्रशेज एप्पल, पुट जूस इन कास्क एंड कीप them ready for delivery. P however delay to take the delivery. P ने डिलीवरी लेने से डिले कर दिया। जूस पुट्रेड एंड हैज बीन थ्रोन अवे, खराब हो गए फेंक दिए। तो बताओ बी पे करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा, क्योंकि बी ने डिलीवरी करी, लेट लेट डिलीवरी ली है उसने। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला भाई मेरे लिए 20 समोसे पैक कर दे, उसने पैक करके रख दिए, मैंने कहा बस आ रहा हूँ 2 मिनट में। भाई आ रहा हूँ 2 मिनट में, डिलीवरी नहीं ली। तो इसके अंदर अगर परचेज किया मतलब पे कर दिया होगा मैंने। अगर यहाँ पर पेमेंट भी नहीं करी, वो जो ऑर्डर किसकी वजह से रेडी हुआ बेटा, मेरी वजह से रेडी हुआ। तो मतलब वही कहानी है, ओनरशिप फॉलो कैसे हो रहा है, कह रहा डिलीवरी हुई चाहे नहीं हो, प्राइस पे हुआ चाहे नहीं हो। अगर मैंने बोला है किसी को कोई काम करने के लिए तो लॉस भी मेरा ही माना जाएगा। क्लियर? क्लियर सर। एक्शन, एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। कह रहा है व्हेन गुड्स आर, एक सेकेंड, व्हेन गुड्स आर इन एनी वे डैमेज्ड or destroyed by the action of third party, it is only the owner of goods who can take action against them. थर्ड पार्टी का मतलब, फॉर एग्जाम्पल सेलर ने क्या किया, ट्रक में सामान रखवा दिया, ट्रेन में रखवा दिया, चलो ट्रेन चल पड़ी,
पहुंची किसके पास, बी के पास, बायर के पास। लेकिन ये ट्रेन में सामान आ रहा था, चोरी हो गया या खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो बताओ सेलर जिम्मेदार है कि बायर जिम्मेदार है कि ट्रेन वाला जिम्मेदार है? इसमें सेलर होगा। इसमें ये, तो बायर क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग क्या केस कर सकता है? सिर्फ बायर ही, सेलर नहीं करेगा इस पे, बायर ही, बायर है सेलर दोनों में से जो भी ओनर होंगे वो केस करेंगे इस पे। इसको कहते हैं एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कौन एक्शन ले सकता है? हमने कहा जिसके पास ओनरशिप होगी वही एक्शन ले सकता है। क्लियर? अच्छा, फिर बायर ले सकता है। यहाँ पर अगर बायर के पास जाए तो बायर ले सकता है। मान लो प्राइस नहीं दिया, सेलर ने कहा मैं भेज देता हूँ, पहुंच जाएगा तब प्राइस दूंगा, तो तब नुकसान होगा तो सेलर जिम्मेदार होगा, सेलर केस कर सकता है। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? सर ये लाइन तो अभी भी सर कंटिन्यू है, लेकिन एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। उसने तो फिर मंगवा लिया ना, अभी तो आपने ऊपर बोला कि चाहे अगर उसने पैसे दिए नहीं दिए हो, उसने बोला सामान मंगवाने के लिए, तो बायर ही जिम्मेदार होगा ना। हाँ मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को सुन। क्या यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी थी ऊपर? नहीं। नहीं थी ना। यहाँ पर क्या है, थर्ड पार्टी है। थर्ड यहाँ पर पार्टी क्या, कौन है इसमें? थर्ड पार्टी है, ट्रक कार हो, वाला, गाड़ी वाला, जो उसके सामान लेके अगेंस्ट आ तो रहा है कुछ मेरे हुआ लिए। ही नहीं। इसके चक्कर में नुकसान हुआ है मुझे। हाँ। मान लो मैंने एक टेम्पो बुक किया, मैंने कहा भाई एक काम कर, मेरा सामान वहां से लाके उधर रख दियो। अब वो टेम्पो के चक्कर में नुकसान हुआ। अब मुझे बताओ इस टेम्पो वाले पे केस मैं करूंगा कि ये करेगा? बेटे देखो दोनों पॉइंट अलग अलग, मेरी बात को समझो। यहाँ ये था कि लॉस किसका, यहाँ पर ये कह रहा है कि ये थर्ड पार्टी के चक्कर में जो लॉस हुआ है उसके ऊपर केस कौन कर सकता है? सिर्फ बायर कर सकता है। बायर क्यों? क्यों कर सकता है बायर? या मतलब बायर सेलर क्यों कर सकते हैं? रिस्क फॉलो ओनरशिप। सेलर करेगा ना फिर तो रिस्क को, जब तक बायर तक नहीं पहुंचता सेलर का सारा। देखो बेटा मेरी बात को समझो बेटा, सारे बच्चे सुनेंगे, ध्यान से सुनो बेटा। देख बेटा ध्यान से, चलो पहले वाला केस समझते हैं पहले। रिस्क ओनरशिप का मतलब कि क्या था, डिलीवरी हुई चाहे नहीं हो, प्राइस दिया चाहे नहीं दिया हो, जो मालिक होगा उसका नुकसान होगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया ए के साथ कि भाई मुझे सामान भिजवा दियो जूस के, ठीक है। बी ने बोला मेरे को भिजवा दियो सामान। इसने क्या किया, एक ट्रक लिया और सामान भिजवा दिया इसके पास। लेकिन बी ये का। बंदा, हाँ बी को, लेकिन ये हम्म। बंदा घर पर ही नहीं था, तो डिलीवरी हो ही नहीं पाई। ये बंदा घर पर नहीं था, ये डिलीवरी हो ही नहीं पाई। तो अगर डिलीवरी नहीं हो पाई तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रक का सारा सामान खराब, ट्रक का सारा सामान खराब। तो बताओ नुकसान किसका? मालिक का, मतलब बी। बी क्योंकि का। बी की गलती की वजह से ये डिलीवर नहीं हो पाया। क्लियर? हाँ। ठीक है, अब एक और एग्जांपल समझते हैं। बी मालिक है, ए ने सामान भेजा ट्रक के थ्रू, तो मुझे बताओ ये ट्रक वाले को 2 दिन में पहुंचना था, लेकिन ये 5 दिन में पहुंचा, और जब इसने डिलीवरी सारा सामान खराब। तो बताओ किसका नुकसान? बी का। अगेन बी बी का। का। तो बी इस पर केस करेगा कि इस पे केस करेगा? थर्ड पार्टी पे केस करेगा, क्लेम करेगा। बस यही तो समझा रहा हूँ इसके अंदर। यहाँ पर केस की बात नहीं आई, यहाँ पर ये आया कि रिस्क किसका होगा, और यहाँ पर क्या है, केस कौन कर सकता। क्लियर? क्लियर। मतलब इसमें ए का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। इसमें ए का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ठीक। अब सुनो। अब ए ने बोला बी आप टेंशन मत लो, मैं सामान भिजवा रहा हूँ आपके पास टाइम पे पहुंच जाएगा, ठीक है आप टेंशन मत लो। तो बी ने बोला भाई ठीक है देख मैं टेंशन नहीं ले रहा, लेकिन जब सामान पहुंचेगा तभी मैं तेरे को पैसे दूंगा, वरना पैसे नहीं दूंगा। समझ गया मेरी बात को? हम्म। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए ने ट्रक में सामान भिजवाया, वही 5 दिन के बाद पहुंचा। बी ने जब देखा सारा सामान खराब हो गया था। अब बताओ नुकसान ए का हुआ कि बी का हुआ? ए का। ए का हुआ, क्योंकि ए ही मालिक था। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। त्रिशा बेटा क्योंकि क्लियर? वो तो सामान लेगा नहीं, भी तो सामान लेगा बी नहीं। सामान लेगा नहीं तो एक का नुकसान हो गया।
ओके सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर और द बायर। देखो बेटा, कह रहा है अगर सेलर या बायर में कोई भी किसी का भी दिवाला निकल जाता है, मतलब इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो जो ऑफिशियल रिसीवर होते हैं, जो असाइनी होते हैं, जो ये सब चीज देखते हैं, टेक ओवर द गुड्स और नॉट डिपेंड्स ऑन वेदर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स एंड पास्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। इस केस में सिंपल सी बात समझाता हूं। मान लो सेलर का दिवाला निकल गया, अब सेलर सामान दे सकता है? दिवाला मतलब समझते हो? डेप्थ में आ गया। हाँ। जो अपना डेप्ट पूरे नहीं कर सकता। हम्म। अब भाई जब ये बंदा डेप्ट ही पूरे नहीं कर पा रहा, तो मुझे बताओ क्या सामान बना पाएगा? नहीं। नहीं बना पाएगा, तो वो सामान बना ही नहीं पाएगा। तो इस केस में इंस्टॉलमेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया कहीं ना कहीं इसमें सेलर की फॉल्ट। बायर इंसॉल्वेंट हो गया। अगर बायर इंसॉल्वेंट है तो क्या बायर पैसे दे पाएगा? नहीं। नहीं दे पाएगा। तो मतलब अब फॉल्ट किसका हो गया? बायर का हो गया। तो यही बता रहा वो कि जो प्रॉपर्टी जो पास होती है सेलर से बायर में, रीजन क्या है। तो यहाँ पर कहता अगर सेलर ने बायर को सामान दे दिया और बायर इंसॉल्वेंट हो गया, उसके बाद पैसे नहीं दे पाया, लेकिन प्रॉपर्टी तो चली गई, गुड्स तो चला गया, बाद में वो उससे वापस ले सकता है, क्लेम कर सकता है उस पर। क्लेम कर सकता है बाद में उससे वो। बस यहाँ पर ट्रांसफर की बात सीख रहे हैं, ठीक है। देखो लास्ट में बोल दिया ना उसने, सूट फॉर प्राइस, मतलब प्राइस के लिए क्लेम, प्राइस के लिए क्लेम। कह रहा सेलर कैन सू फॉर द प्राइस अनलेस अदरवाइज एग्रीड ओनली द गुड्स हैव बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द बायर। कह रहा सेलर तभी प्राइस के लिए कर सकता है जब तक गुड्स जो प्रॉपर्टी है या गुड्स है बायर की नहीं हो जाती। मतलब जब बायर को मालिकाना हक मिलेगा, उसी के बाद जाके सेलर उसको दे सकता है। क्लियर? तो नीचे वाला सेल ऑफ अग्रीमेंट हो गया और ऊपर वाला सेल वाला वो हो गया, जो डिफरेंस में बताया था आपने। ये वही दो पॉइंट्स है ना? लगभग वैसा है, लेकिन ये समझ लो, देखो यहाँ पर ना पॉइंट को जोड़ो मत, यहाँ पर समझो, यहाँ पर पॉइंट पढ़ रहे हैं कि प्राइस के लिए क्लेम कौन कर सकता है। सेलर कह रहा है कि भैया मैं कर सकता हूँ, लेकिन तभी कर सकता हूँ जब बायर मालिक होगा। समझे? यस। नेक्स्ट, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पास कब होगी? कह रहा पहला, गुड्स मस्ट बी असर्टेन्ड। दूसरा, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। कह रहा है जब गुड्स असर्टेन्ड होगी तभी पास हो सकता। मतलब कि बेटा एक दुकान पे गई, बड़े सारे टी शर्ट्स है वहां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पता क्या गुड्स असर्टेन्ड है? जब तुम चूज कर लोगे कोई एक टी शर्ट, तब वो असर्टेन्ड बनेगी, वरना बाकी सब अनअसर्टेन्ड बनेगी। क्लियर? यस सर। तो सेलर तभी तो तुम्हें टी शर्ट देगा जब तुम्हें पसंद आएगी। यस सर। तो यही कह रहा है जब गुड्स असर्टेन्ड होगी तभी प्रॉपर्टी पास हो सकती है। मतलब वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड। कह रहा है अगर अनअसर्टेन गुड्स होगा तो कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक गुड्स असर्टेन्ड ना हो जाए। क्लियर? जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, टी ने एक कट टीक ट्रीज लिए, मोर देन 12 इंचेस गर्थ, गर्थ का शायद उसकी मोटाई होगी। कह रहा जो 12 इंच से ज्यादा होगा मैं वो ट्री लूंगा, टीक ट्री का कट लूंगा। स्टम्प्स ऑफ द ट्रीज आफ्टर कटिंग 3 इंच ऊंची निकली, मतलब काटने के बाद 3 इंच की हाइट होनी चाहिए। हेल्ड दैट द सर्कमस्टांस प्रॉपर्टी इन द टिम्बर वाज द कट कुड बी पास टू बी व्हेन द ट्रीज आर फेल्ड टिल द ट्रीज वर फेल्ड दे वर नॉट असेंट। मतलब ये सारी बातें हुई है। तो उसने बोला जब भाई पेड़ गिरेगा मैं काटूंगा तब तेरे को दूंगा। तो इसका मतलब उसने दिया नहीं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कब हो सकता है? जब गुड्स असर्टेन्ड हो। समझ आई मेरी बात? तुम चाहे ये एग्जांपल की जगह टी शर्ट वाला एग्जांपल भी लिख सकते हो तुम इसकी जगह। अगला, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। तुम्हें पता है स्पेसिफिक है गुड्स, मुझे ये वाला सामान चाहिए, सर्टेन गुड्स चाहिए मुझे, तुम्हें ये भी पता है, लेकिन सेलर की भी मर्जी होनी चाहिए कि वो उसको पास करेगा कि नहीं करेगा। तो द प्रॉपर्टी इन दम passes टू द बायर एट द टाइम व्हेन द पार्टीज इंटेंड टू बी पास। अगर सेलर चाहेगा तो पास करेगा, नहीं चाहे तो नहीं देगा।
क्लियर? एग्जाम्पल देखो, एस ने ऑफर किया बी को कि भैया मैं एक मशीन बेचना चाहता हूँ 5,000 की, पर बी ने रिफ्यूज कर दिया खरीदने से। इट अनलेस सर्टेन वर्क वाज डन ऑन इट टू पुट इनटू प्रॉपर रनिंग कंडीशन। एस ने रिप्लाई किया बी को, could get it done himself, and when the cost was repair was known, B might rupees 5,000 less than cost of repairs. B agreed and took the machine to the repair shop. While being repaired, the machine was destroyed without any fault of the repairman. Had the property in the machine had not passed from S to buy. मतलब क्या हुआ? S ने B को बोला ये ये मशीन राज ले ले। सकती है। आवाज कट रही है मेरी? देखो, यस सर। एस ने बी को बोला कि देख भाई ये मशीन बेचूंगा 5,000 की। बी कहता भाई मैं नहीं खरीद रहा, इसमें खराबी है, ये कहाँ चल रही है मशीन। तो एस ने बोला देख भाई ये तू खुद ठीक करवा लियो, ठीक करवाने के लगभग कुछ पैसा खर्च होगा। तो बी कहता भाई 5,000 रुपये करीब खर्च होगा। तो फिर कह रहा जो भी 5,000 रुपये करीब तू मशीन के मांग रहा है, तो जो भी खर्चा होगा उसमें से माइनस कर ले, मैं तेरे को दे दूंगा। मतलब मैं फोन लेके गया, तूने कहा सर फोन खरीद लो मेरा, मैंने कहा खराब पड़ा फोन। तूने कहा सर फोन 2-3 हजार रुपये लगेंगे ठीक करने के। मैं कहा तू मेरे से 5,000 रुपये मांग रही है, मैं कहा ठीक है चलते हैं दुकान पे, जो भी खर्चा आएगा वो माइनस कर दूंगा, बाकी तेरे को दे दूंगा। तूने कहा ठीक है। हम दोनों दुकान पे गए, वो फोन ठीक करने लगा, फोन फूक गया, खराब बिल्कुल डेड। तो क्या अब तू मुझे गुड्स दे सकती है? वो नहीं। नहीं दे सकती, क्योंकि उसमें गलती दुकान वाले की थी नहीं। वो तो जैसे चार्ज पे लगाया फोन ब्लास्ट हो गया। तो यही पॉइंट यही वाला कह रहा है जब पार्टीज की इंटेंशन होगी तभी पार्टी ट्रांसफर कर सकती है, चाहे वो बायर हो चाहे सेलर हो। क्लियर? क्लियर। कह रहा है वेयर द इंटेंशन ऑफ पार्टीज कैन नॉट बी असर्टेन्ड। कह रहा है जब तुम्हें इंटेंशन ही नहीं पता, असर्टेन्ड नहीं है, तो क्या होगा? कह रहा है अगर स्पेसिफिक गुड्स होता है, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा कॉन्ट्रैक्ट के समय पर ही तुम्हें बिना किसी कंडीशन के गुड्स को ट्रांसफर कर देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि गुड्स क्या देने हैं। तूने कहा भैया जी 2 प्लेट समोसे पैक कर देना, लो मैडम जी पकड़ो। त्रिशा की दुकान पे, अरे भैया वो दे देना जो त्रिकोना सा बना होता है कुछ। उसको समझ आ गया समोसा, समोसा हाँ चलो जी पैक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब दुकान पे तू गई, वहां पे ब्रेड पकौड़ी भी पड़े हैं, समोसे भी पड़े हुए हैं, और मट्ठी भी पड़ी है, कचौड़ी भी पड़ी है, तेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या खाना है। तो मुझे बताओ क्या तेरे को वो दुकान वाला त्रिशा कुछ दे सकता है खाने को? नहीं सर। क्योंकि गुड्स ही तेरा अनअसर्टेन्ड है। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। बस बेटा यही कहानी थी इसकी। तो कह रहा टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस और टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स दोनों ही पोस्टपोन्ड डज नॉट प्रिवेंट द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिंग एट वंस। कह रहा है पोस्टपोन्ड की वजह से ये तुम्हारी जो प्रॉपर्टी पास होती है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब समय आगे बढ़ गया तो भैया ओनरशिप भी बाद में मिलेगी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहना चाहता, कह रहा है डिलीवरेबल स्टेट मींस such a state that the buyer would under the contract be bound to take the delivery। सर वॉइस कट हो रही है। बेटा मेरी वॉइस किसको कट कट के सुनाई दे रही है? सर मुझे। और किसी को? सृष्टि, प्रिया, वीरेन? सर मैं आ रहा तो बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल कट के आ रही है। नेट तो बिल्कुल ओके चल रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। माइक में तो कोई दिक्कत नहीं होगी? क्लियर है सर। अच्छा 1 मिनट वेट होल्ड करो एक बारी। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। बेटा त्रिशा क्लियर है वॉइस मेरी? यस सर अब है। शायद माइक में कोई दिक्कत होगी, मैं तार वार मोड़ रहा हूँ इस वजह से आवाज कट रही होगी। देखो बेटा एक बात बता, तूने एक दुकान पे की कि भैया एक काम करो 1 प्लेट मसाला डोसा लगा दो। उसने क्या किया, तवे पे मसाला डोसा लगा दिया, ठीक है? तवे पे तेरे लिए मसाला डोसा लगा दिया, ये बन रहा है, आधा पक गया। बेटा मुझे बता क्या ये तेरे को मसाला डोसा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, बोला ऑर्डर दिया है।
तूने कहा नहीं नहीं भैया मत बनाओ, मैं जा रही हूँ। अब बता। तो कहता है अगर बायर, डिलीवरेबल स्टेट का मतलब है कि अगर गुड्स डिलीवरी के लिए रेडी है तो बायर को किसी भी कारणवश वो उसको मना नहीं कर सकता, उसको गुड्स लेने ही पड़ेंगे। क्लियर? हाँ, अगर बहुत सारे लोग बैठे हैं, तूने कहा भैया मेरे लिए मत लगाना, तो क्या ठीक है मैडम आप चले जाओ, मैं दूसरे को दे दूंगा। समझ गए? पर उसने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिया ना, हाँ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बोल रहा है। हाँ कोई बात नहीं, डिलीवरी स्टेट पे नहीं है तो मैं मना कर दूंगा। मैं चाय की दुकान पे गया, मैंने कहा भाई एक कप चाय दियो, चाय बन रही थी, मैंने कहा रहने दे मध्य में जा रहा हूँ, कौन सी मेरे लिए चाय निकाल के दे दी उसने। समझ गए बात को? यस सर। मोमोज खाने गए तुम लोग के भैया 2 प्लेट मोमोज लगा देना, उसने प्लेट में निकाल के रखे ही थे, चटनी वटनी डाली नहीं, तो जरूरी है कि लेना? अरे भैया रहने दो मेरा मन नहीं कर रहा खाने का। तो दैट इज अ डिलीवरेबल स्टेट। क्लियर? कह रहा बी कुछ किताबें चुनता है बुक शॉप से, प्राइस भी तय कर लेता है, he arranged to take delivery of the books next day through his servant, agrees to pay for the book on the first of next month, books are destroyed by the fire the same evening, उसी समय आग लग गई, the property in the book has passed to the buyer, he is bound to pay the price। तो समझे? तुम एक बुक शॉप पे गए, तुमने बड़ी सारी किताबें देखी, चुन के बाहर निकाल दी, पैसा भी तय कर लिया, तूने कहा भैया ये रख देना मैं कल आके ले जाऊंगा, तो उस बंदे ने तुम्हारे लिए वो अलग से किताबें बाहर निकाल के रख दी कि भैया अगले दिन आऊंगा ले जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या कि वो किताबों में आग लगी और जल के राख हो गया। तो अब ओनरशिप उसने तुम्हें दे दी अगर हो, तो उस कंडीशन में तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे, या तुमने एडवांस के तौर पे कुछ रखवा दिया पैसा, तो बाकी पैसा भी तुम्हें देना पड़ेगा चाहे गुड्स चल के राख क्यों ना हो जाए। समझ गया बेटा मेरी बात? देखो बेटा रियल लाइफ में ये सब एप्लीकेबल कोई करता नहीं क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। समझे? अगर थोड़ा तुम कंफ्यूज हो कि सर ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं दूंगी क्यों पैसे जब मुझे बुक्स ही नहीं मिली, तो सच्चाई है ना। लेकिन क्या है कि रियल लाइफ में सब चीजें एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट। यस सर। अगला है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी डिलेड बियॉन्ड द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है जो ओनरशिप देनी थी वो डिले हो चुकी है, मतलब डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाहर निकल चुकी है डेट। आज 29 तारीख है, 27 है, मान लो 30 तारीख को डिलीवरी देनी थी, लेकिन आज होगी 2 अगस्त, अभी तक डिलीवरी मिली, तो क्या होगा? कह रहा गुड्स नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। अगर कह रहा गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तो वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, दैट इज द सेलर हैज टू डू समथिंग टू द गुड्स टू पुट देम इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल थिंग इज डन और द बायर हैज नोटिस ऑफ इट। भैया देखो सामान बन के तैयार नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल मेरी शादी है 8 तारीख की, मैंने शेरवानी सिलवाई, मैंने कहा भाई देख 8 तारीख की शादी है करके दे दियो, उसने कहा भैया आप 2 तारीख को आके ले जाना, मैं 2 तारीख को पहुंचा अभी तक शेरवानी तैयार नहीं हुई, मैंने कहा भाई कब देगा, मेरी शादी के बाद देगा क्या शेरवानी? कहता भैया 2 मिनट रुको मैं शेरवानी देता हूँ आपको। कह रहा भैया कल आ जाना, तो उसने मुझे नेक्स्ट डे क्या किया, 3 तारीख को शेरवानी दे दी। तो इसका मतलब कह रहा है अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में ना है तो आप उसको डिलीवरी स्टेटमेंट बनाओ और बायर को दे दो। समझ गए? समझ गए मेरी बात? यस सर। तो यही एग्जांपल याद रखना और बाकी एग्जांपल्स को करने की जरूरत नहीं है। ये सर। अनसर्टेन गुड्स का मतलब जब हमने कोई सिलेक्ट ही नहीं किया। कह रहा है वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स। कह रहा है जब अनसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स डज नॉट पास, नहीं होगी, कब तक? जब तक गुड्स असर्टेन्ड ना हो। क्लियर? भैया जब गुड्स बताओगे कौन सा है तभी तो दूंगा मैं। कह रहा है जब तक गुड्स असर्टेन्ड नहीं होंगे तब तक वो एग्रीमेंट टू सेल माना जाएगा। डन? यस सर। कह रहा further provide that where is a contract for sale of unascertained or future goods,
कह रहा है अगर अनअसर्टेन्ड हो या फिर फ्यूचर गुड तो डिस्क्रिप्शन के तौर पे तो जो भी डिस्क्रिप्शन दी है जब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आएगी बिना किसी कंडीशन के तब तक वो जो प्रॉपर्टी है गुड्स की पास नहीं हो पाएगी। मतलब जब मैंने बोला कि भैया मुझे इस तरीके की शेरवानी चाहिए तो तुम जब तक उस शेरवानी बनाओगे नहीं तब तक प्रॉपर्टी नहीं आएगी। तुमने शेरवानी बना दी तो ओनरशिप मेरी हो जाएगी। क्लियर? यस सर। Ascertainment of goods or unconditional appropriation to the contract, there are two precondition of for transfer of property। बेटा ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए कह रहा अगर तुम अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हो सेलर से बायर के लिए तो दो कंडीशन चाहिए। पहली, गुड्स असर्टेन होने चाहिए। दूसरा, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन होनी चाहिए कि बिना किसी कंडीशन के बंदा एक्सेप्ट कर ले। नेक्स्ट, ascertainment is the process by which goods answering the description are identified। set part, आइडेंटिफाइड होगा। मतलब क्या रहा है असर्टेनमेंट का मतलब क्या है? जहां पर तुम एक कह रहा है असर्टेनमेंट एक वो प्रोसेस होता है जहां पर तुम गुड्स देख के बोलो कि हाँ भाई यही वाली चाहिए मुझे, जहाँ तुम बोलो हमें यही मांग रहा था, दैट इज असर्टेनमेंट। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो इसके ऊपर एक एग्जांपल है। In a sale of 20 hog head of sugar out of large quantity, 4 were filled and take away from the buyer. The remaining 16 hog head were subsequently filled and the buyer was informed of the same. The buyer promised to take them away, but before he could so do so, the goods were lost. Held the property had passes to the buyer at the time of loss. तो यहाँ पर क्या बोला गया कि एक हॉग हेड ऑफ शुगर, हॉग हेड तो सुअर के सर को बोलते हैं, बेटा ऐसा समझ लो जो हॉग हेड जहां पर कह रहा है ये कंटेनर होते हैं, दैट इज अ कंटेनर। ठीक है समझ गए बेटा मेरी बात? बेटा वो मूवी वो देखा कार्टून में दिखाते हैं ऐसा कुछ बैरल बनी होती है, लकड़ियां लगी होती है ऐसे करके, हाँ। कह रहा है उसको कहते हैं हॉग हेड ऑफ शुगर, कंटेनर होता है, दैट इज अ कंटेनर। कह रहा है 20 कंटेनर थे जिसमें से 4 ही भर पाए हैं अभी तक, तो बायर वो 4 लेके चला गया। कह रहा है 16 जो हेड थे 16 कंटेनर और भर दिए गए और बायर को बोल दिया गया। बायर ने बोला ठीक है भाई मैं ले जाऊंगा टेंशन मत ले, लेकिन उसके लेके जाने से पहले गुड्स क्या हो गए सारे हो गए। तो हमने बोला भैया बायर अब प्रॉपर्टी तेरी हो चुकी है क्योंकि हमने पहले ही तेरे को इन्फॉर्म कर दिया, तू भरपाई करेगा। समझ गए मेरी बात? क्लियर है बेटा पॉइंट? क्लियर सर। नेक्स्ट, डिलीवरी टू द कैरियर। कह रहा डिलीवरी टू द कैरियर, कह रहा सेलर इज डीम्ड टू हैव अनकंडीशनली appropriate the goods to the contract where he deliver them। बेटा एक सेकंड होल्ड करना। देखो बेटा, seller is deemed to have unconditional appropriate the goods to the contract where he delivers them to the buyer or to carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer does not reserve the right of disposal। कह रहा सेलर ये मान लेता है अनकंडीशनली कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है और मैं कोई चीज बायर को डिलीवर कर रहा हूँ या फिर उसको मैं किसी कैरियर के थ्रू भेज रहा हूँ,
या उसके बिहाफ में किसी को भी दे रहा हूँ, तो उस कंडीशन में जो बायर के पास वो सामान पहुंच जाता है और उसके पास बेचने का अधिकार नहीं होता, सेलर के पास बेचने का अधिकार नहीं होता। मतलब ए ने ट्रक में सामान रख दिया और बायर के पास जा रहा है, तो इसका मतलब ए के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो इस सामान को बेच सके। क्लियर? सर नहीं समझ में आया। दोबारा बताता हूँ बेटा, देखो अमेजोन ने, हमने अमेजोन में वो कर दिया, ऑर्डर दे दिया। अब डिलीवरी वाला जो सामान लेके आ रहा है, क्या उसके पास अधिकार है उस सामान को बेचने का? कहीं और तो नहीं। किसी और को नहीं बेच सकता ना? क्या नहीं अमेजोन को राइट है कि वो सामान को किसी थर्ड पर्सन को बेच दे? नहीं, नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे डिलीवर कर रहे हैं ना। दैट्स इट, यही पॉइंट है। तो कह रहा है डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, वो डिस्पोजल का राइट रिजर्व नहीं कर सकता। क्लियर? अगर गुड्स कहां पर है? कैरियर पर है। डन बेटा? डन सर। आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी टू द कैरियर में भी, कह रहा है दो टाइप की डिलीवरी होती है, एब्सोल्युटली फॉर द बायर और एब्सोल्युटली फॉर द सेलर। कह रहा है वेयर द बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसिप्ट या कोई भी चीज जो हमने बायर के नाम पे इशू करी है उसको भेज दिया है, प्रिजम्पशन इज दैट नो राइट ऑफ डिस्पोजल, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वो सेलर का कोई अधिकार नहीं है उस गुड्स के ऊपर, तो ओनरशिप वैसे ही ट्रांसफर हो गई। क्लियर? सर बिल ऑफ लेडिंग का मतलब? बेटा ये ना एक तरीके से बिल होता है एक, जहां पर लिखा होता है कि मैं आपको इतना सामान भेज रहा हूँ, मतलब मेरे ये दिस इज यूज फॉर अ ट्रक व्रक के लिए इस्तेमाल होता ओके सर। है, मतलब एक तरीके से रिसीट है ये। ठीक सर है, वॉइस नहीं हो रही बिल्कुल भी। अब क्लियर है? तो बिल ऑफ लेडिंग ना मेरे शिप के लिए इस्तेमाल होता है, शिप के लिए और ये रेलवे के लिए। कह रहा है मतलब सेलर, इसमें बायर का नाम ही लिखा हो तो बायर के पास ही जाएगी वो। हाँ जिसका नाम लिखा उसी के पास जाएगी। वेयर द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसीट, वॉइस नहीं आ रही सृष्टि, अब आ रही है बेटा वॉइस? बेटा वॉइस आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। Where the bill of lading or railway receipt is taken in the seller or his agent name is sent to the agent of the seller to be delivered to the buyer on the fulfillment of certain condition, the seller is deemed to have reserved the right of disposal on goods। मतलब क्या है, सेलर ने क्या किया, वो बिल ऑफ लेडिंग अपने एजेंट को भेजा, एजेंट को बोला देख भाई ये सामान ना तू बायर को तभी दियो जब वो सारी बातें हमारी मान ले। तो बताओ, अगर बायर ने वो सारी बातें नहीं मानी तो सेलर क्या कर सकता है? सेलर क्या करेगा? वो सामान सामान को ही किसी और देगा। को, उसको डिलीवर नहीं करेगा, किसी उसका और को गुड बेच देगा, कैंसिल कर देगा। या फिर किसी और को बेच देगा। क्लियर? हम्म। बस यही बोला हुआ। तो कह रहा है इन सच अ केस ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी बायर की जब तक वो सारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। क्लियर बेटा पॉइंट? क्लियर सर। नेक्स्ट, सेल बाय नॉन ओनर। कह रहा है बेटा मुझे बताओ, जो बंदा मालिक नहीं है क्या वो सामान बेच सकता है? नहीं। नहीं बेच सकता। तो कह रहा है जनरल रूल क्या कहता, नो वन कैन गिव दैट विच वन हैज नॉट गॉट। कह रहा है वो बंदा कभी कुछ नहीं दे सकता जिसको खुद ही कुछ ना मिला हो। मतलब तुम खुद, कहते ना तेरे पास खुद कुछ नहीं है और तू लोगों को बांटने चलिए सब कुछ, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं। तो वही कह रहा भाई जब तू खुद ही मालिक नहीं है तो क्यों बोल रहा है कि ये ताजमहल तेरा है? तो इसको क्या बोलते हैं? नैमो डेट क्विड नॉन हैबिट। इसका लैटिन मैक्सिम क्या है? नैमो डेट क्विड नॉन हैबिट। कह रहा है ए ने एक आर्टिकल चुराया और बी को बेच दिया, तो बताओ बी मालिक बन गया? तूने मेरे हाथ से घड़ी चुराई और तूने त्रिशिका को बेच दी, त्रिशा को बेच दी, तो त्रिशा बेटा तू मालिक बन गई? नहीं। नहीं बने। क्यों? तू भी चोर कहलाएगी, तूने चोर से खरीदी है।
तो लेकिन तेरे को चोर नहीं बोलेंगे, तेरे को क्या बोलेंगे, तूने कहाँ से खरीदी जी, फलाना इस बंदे से खरीदी है, उसको पकड़ो। क्या तू मालिक है? कहती नहीं मैंने तो चुराई थी। तो वही कहानी होगी, तुम जब खुद ही मालिक नहीं तो कैसे बेच सकते हो? क्लियर बेटा पॉइंट? क्लियर सर। तो कह रहा है भैया फिर आपने टॉपिक क्यों लिखा है कि बेच सकता है? एक्सेप्शन, सेल बाय अ पर्सन नॉट द ओनर और टाइटल बाय स्टॉपल। यहां पर क्या बोला गया, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो पहला एग्जांपल समझो। ए ने बी को बोला विद इन द हेयरिंग ऑफ सी दैट he is the owner of the certain goods which in fact belonging to C। ए कहता कि भैया मैं किसी गुड्स का मालिक हूं जो सी को बिलोंग करता है, लेकिन सी डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ए स्टेटमेंट। सी ने उसकी बात को काटा ही नहीं। तो आफ्टर सम टाइम बी बायज गुड्स फ्रॉम ए, तो टाइटल ऑफ बी विल बी बेटर देन ए एंड सी विल बी प्रिकॉन्डिशनल टू डिस्प्यूटिंग द टाइटल ऑफ गुड्स। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में समझना, त्रिशा यहाँ खड़ी है, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, सृष्टि यहाँ खड़ी है, और ये मेरी एक कार है। जैसी कार होती है, चलो मान लेते कार है, ठीक है। त्रिशा ने बोला सृष्टि ये गाड़ी ले ले, बड़ी अच्छी गाड़ी है, तेरे को मैं 15,000 में दे दूं। 15,000? अरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 15,000 में दे दूंगी, लेकिन इस गाड़ी का मालिक मैं हूं। तो सृष्टि ने बोला 15,000 में दे देगी, क्या तू मालिक है इस गाड़ी की? मैंने कुछ बोला नहीं, कहती हाँ मैं मालिक हूँ। तो बेटा अब सृष्टि तूने जब गाड़ी खरीद ली तो बता अब तू मालिक बनी कि नहीं बनी? नहीं। बन गई, क्योंकि तूने ये किसके सामने खरीदी गाड़ी? अच्छा हाँ। असली मालिक के सामने। क्या असली मालिक ने कुछ बोला इसको? नहीं। नहीं बोला, तो हम मान लेंगे। अब बाद में मैं बोलता हूं मेरी गाड़ी वापस कर, तो तू क्या बोलेगी? सर क्या बात कर रहे हो, आप भी तो सामने खड़ी थी जब खरीदी मैंने, तब तो तुमने कुछ नहीं बोला। तो उस कंडीशन में ट्रांसफर कर सकता है नॉन ओनर भी। क्लियर बेटा पॉइंट? कि साइलेंस एक्सेप्टेंस होती है। ये यस, वाला। यस, डन। डन सर। कह रहा सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। देखो ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट। बेटा तुम्हें पता है कार 24 सुना है इसके बारे में? यस सर। क्या गाड़ी के ये मालिक होते हैं क्या? नो सर। एजेंट होता है, एजेंट। एजेंट होते हैं। तो कह रहा है कोई भी एजेंट भी बेच सकता है, चाहे किसी की भी गाड़ी हो। समझ गए? क्योंकि वो एजेंट एजेंट को दिया ही किस लिए है? कि तू बेच दियो। समझ गए बेटा? यस सर। तो बायर भी भरोसे से खरीद लेता है। तो सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट का मतलब ही वही है। क्लियर? देखो एफ एक ओनर है गाड़ी का, डिलीवर टू एच, उसने एच को डिलीवर कर दी, और एच एक मर्केंटाइल एजेंट है। फॉर सेल, उसने कहा भाई इसको बेच दियो 575 कोई पाउंड में। उसने वो गाड़ी 140 पाउंड में के को बेच दी, और जो उसने गुड फेथ में खरीद ली। उसने कोई नोटिस नहीं करा कि कोई फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ। एच ने क्या किया? मिस अप्रोप्रिएट द मनी, उसने गलत इस्तेमाल किया उस पैसों का। तो एफ ने क्या कर दिया, उस गाड़ी के लिए केस कर दिया के ऊपर। एच वॉज इन पोजेशन ऑफ द कार विद एफ कंसेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेल, के ऑब्टेन्ड गुड टाइटल ऑफ द कार। मतलब जो एफ है वो एच से, के से गाड़ी ले ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एच के पास वो पोजीशन थी उसकी, और एफ की कंसेंट से ही थी। क्लियर बेटा? समझ गए मेरी बात? चलो नेक्स्ट में समझाता हूँ। ए ने बी को बोला कि भैया मेरा ना घोड़ा बेच दियो। कितने का? 20,000। उसने कहा ठीक है बेच दूंगा। बी ने क्या किया? सी को घोड़ा बेच दिया 5,000। उसने कहा ठीक है ले लिया, और ये 5,000 रुपये इसको मिले, इसने फुल पार्टी कर ली। ए कहता पैसे कह रहा बाद में दूं। ए को खुंदक चढ़ी, ए ने केस कर दिया किसके ऊपर? सी के ऊपर, ला मेरा घोड़ा ला। तो बताओ ए क्या केस जीतेगा? नहीं। नहीं जीतेगा, क्योंकि
बी ने जो सी को घोड़ा बेचा है वो ए के कहने पे बेचा है, तो इसके पास गुड टाइटल ट्रांसफर हो चुकी है। डन बेटा, डन। यस सर। नेक्स्ट, सेल बाय वन ऑफ सेवरल जॉइंट ओनर। बेटा एक बात बता, ए और बी ने मिलके एक गाड़ी खरीदी, कार, और ए ने ये गाड़ी बेच दी, कोई दिक्कत है? है। हाँ हाँ, बी को नहीं बताया, दोनों ने साथ में ली थी। चलो ठीक है, ये गाड़ी खरीदी सी ने, तो क्या बी केस कर देगा इसके ऊपर? कर भी सकता है। भैया सी तो बोलेगा ना भाई मुझे क्या पता तुम दोनों के बीच में क्या है, मुझे तो इतनी बात पता है कि भैया ए अगर बेच रहा हो तेरे से पूछ के ही बेच रहा होगा। पर साइन तो बी के भी होंगे ना। सी को भरोसा था कि होगा, इसलिए खरीदी उसने। कह रहा है इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर जो सोल की पोजीशन में गुड्स की परमिशन ऑफ द अदर को ओनर सेल द गुड्स बायर इन गुड फेथ ऑफ दोस सेट्स गुड टाइटल ऑफ द गुड टाइटल ऑफ द गुड्स। तो बायर को भरोसा होता है कि जो सामान मैं खरीद रहा हूँ गुड टाइटल पे खरीद रहा मतलब गुड टाइटल का मतलब ये होता है कि कोई बीच का एजेंट, वो हूँ। है ना, जैसे आपने गुड पिछला टाइटल का, एग्जांपल गुड बताया टाइटल था। का मतलब होता है एक प्रॉपर ओनरशिप मिलना, इसके ऊपर कोई भी डिफॉल्ट ना हो या कोई आके चिल्लाए ना कि भाई चीज मेरी है। समझ गए? यस सर। देखो नेक्स्ट, कह रहा सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बेटा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से बेटा बहुत छोटी सी बात समझो। सृष्टि के पास एक कार है, मुझे बड़ी पसंद है, मैं कहा सृष्टि मुझे गाड़ी दे दे। सृष्टि कहती सर मैं तो गाड़ी ऐसे दे नहीं सकती। मैंने सृष्टि के सामने क्या रखा? सृष्टि क्या है ये? चाकू, नाइफ। सृष्टि ने क्या, लो सर कार ले लो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चल तू घबरा मत, 10,000 रुपये रख ले चल। ये गाड़ी जैसी मुझे मिल गई, सृष्टि ने भी कुछ नहीं बोला, मैंने ये गाड़ी लेके किसको बेच दी? त्रिशा को बेच दी। तो मुझे बता बेटा क्या त्रिशा तेरे को बेटर टाइटल मिला? नहीं। त्रिशा को बेटर टाइटल मिल गया, कैसे? तभी तो लिखा हुआ है अगर कोई पर्सन के पास किसी चीज कोई चीज पड़ी है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, अगर वो बेचता है तो बेटर टाइटल माना जाएगा, क्योंकि जो इस बंदे ने खरीदा है उसने भरोसे से खरीदा होगा। तो देखो, when the seller of the goods has obtained their possession under a voidable contract, लेकिन contract has been not rescinded at the time of sale। लेकिन जब मैं बेच रहा था तूने फिर भी कुछ नहीं बोला, और ना ही तूने कॉन्ट्रैक्ट मेरे ऊपर केस किया इसके लिए, तो बायर जो खरीदेगा वो गुड टाइटल ही तो मिलेगी। त्रिशा क्या का तो तूने, ओनरशिप होगी। हाँ क्या तूने केस लिखवाया, केस करा? नहीं करा। समझ गया बेटा मेरी बात? यस सर। नेक्स्ट, मेरा सेल बाय पोजीशन आफ्टर, सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल। कह रहा सेल करने के बाद क्या पोजीशन रहेगी? कह रहा वेयर अ सेलर हैविंग सम सोल्ड गुड्स continues to be in a possession of goods or document of the title of the goods and sell them either himself or the mercantile agent to a person who buys them in good faith without notice of the previous sale, the buyer get good title। सिंपल सी बात समझो। मान लेते हैं सृष्टि ने वीरेन को एक सामान बेचा और वादा किया कि वीरेन तू घर पहुंच जा, 2 दिन के बाद ये सामान तेरे पास पहुंच जाए। लेकिन ये डिलीवरी करने से पहले इसने क्या किया, सृष्टि ने इस सामान को त्रिशा को बेच दिया। डिलीवरी करने से वैसे त्रिशा को बेच दिया, और त्रिशा ने भी कोई नोटिस नहीं करा कि ये सामान पहले बिका था कि नहीं बिका था। तो मुझे बता क्या त्रिशा इसमें तेरी कोई गलती है? हो भी सकती है। तेरी क्या गलती, तूने तो इससे सामान खरीद लिया, खत्म। तेरे को तो गुड टाइटल मिल गया। प्रियन बेटा तू जैसे क्या मैंने करेगा? notice नहीं किया ना
कि ये सामान पहले बिका हुआ है कुछ। हाँ कोई बात नहीं। अब वीरेन ने इसको बोला मेरा सामान दे, इसने बोला भाई मैंने बेच दिया। मैं कह इसने भाई बेच दिया, तो वीरेन ने बोला ठीक है भाई मेरे पैसे वापस कर दो। समझ गए? यस यस सर। सिंपल सी बात समझाता हूँ। तू गई एक दुकान है, तूने बोला भैया 1 प्लेट मोमोज लगा दो, उसने ले भाई मोमोज लगा दिए, ले चटनी भी रख दी। तूने कहा भैया 2 मिनट पकड़ना मैं आ रही हूँ, तूने पैसे दे दिए। तभी एक और बंदा यहाँ पहुंच गया, इसने इसको दे दिए। अब तू आके बोल रही भैया मेरे मोमोज, तो वो क्या भगा देगा तेरे को? नहीं सर। वो क्या दूसरे करेगा? लगा के दे देगा। दूसरी लगा के दे देगा। तो मतलब उस तूने क्या बोला कि भैया एक काम करो, अब दूसरी मत लगाओ, मेरे पैसे वापस करो। समझ गए मेरी बात? हम्म, समझ गए? समझ गई। बस यही पॉइंट। यस सर। कह रहा सेल बाय बायर, अब बायर बेच रहा है इन पोजेशन आफ्टर हैविंग बॉट और एग्री टू बाय द गुड्स। बेटा छोटी सी बात बता, ए ने बी के पास एक कार रखवाई। ए ने बी को बोला भाई मेरी कार का ध्यान दियो, मैं 2 दिन के बाद आऊंगा। बी ने सी को बेच दी है कार, तो बता बी क्या बेच सकती थी कार? ए ने बी को कार बेच दी। नहीं, ए ने बी को बोला कि भाई मैं 3 दिन के बाद गाड़ी ले जाऊंगा तेरे से आके, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। तो क्या बी सी को बेच सकता है? नहीं। नहीं बेच सकता, क्योंकि ये खुद ही ओनर नहीं है। क्लियर? लेकिन ए ने बी को बोला क्या मेरी गाड़ी खरीदेगा? बी बोलेगा हाँ मैं खरीद लूंगा गाड़ी, पर 2 दिन चलाने दे फिर देखता हूँ। बी ने क्या किया, 1 दिन चलाई और अगले दिन गाड़ी बेच दी। तो अब बता, अब कोई दिक्कत है? उसने अपने वर्डिंग्स दे दिया मतलब उसने ओनरशिप। वर्डिंग्स दे दिए, यस। तो अगर ये गाड़ी बेच देता है, जब ए बोलेगा बी को भाई गाड़ी कहाँ की, इसने बोला मैंने बेच दी, ये बोला ठीक है भाई मेरे पैसे दे दे मुझे, खत्म। हम्म। समझ आएगी मेरी बात? यस सर। तो मतलब कि जब कोई बंदे के पास गुड टाइटल या उसके जैसी कोई चीज आ जाए तो वो सामान को बेच सकता है जब मर्जी। क्लियर? सेल बाय एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन होता है? जिसको पैसे नहीं मिले होते। ये हमारा अगला चैप्टर है। वेयर आर अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज्ड his right of lien or stoppage in transit or resell the goods. तो buyer acquire good title to the goods as against the original buyer। कह रहा है जब अनपेड सेलर ने अगर कोई भी राइट रखा हुआ है, चाहे सामान को जब्त करने का या फिर सामान को रोकने का या सामान को बेचने का, तो जब तक उसको ये चीज नहीं मिलेगी तब तक बायर के पास गुड्स टाइटल आएगा भी नहीं। मतलब अगर बायर को गुड टाइटल चाहिए तो उसको सेलर को पे भी करना पड़ेगा। क्लियर बेटा पॉइंट? ऐसा समझ लेते हैं, ए ने बी को सामान बेचना है। ए ने बोला भैया बी सामान आके ले जा, बी लेके चला गया। ए ने बी को बोला पैसे दे, बी ने पैसे देने से भी मना कर दिए। ए के ने क्या करा, राइट ऑफ लीन, उसने सामान को जब्त कर लिया। क्लियर? क्लियर? मतलब कुछ केसेस में गुड ऑफ टाइटल जरूरी है, कुछ केसेस में नहीं भी है। ना ना मेरी बात नहीं समझी। ए ने बी को दे दिया, ओनरशिप तो मिल गई ना इसको, लेकिन जब इसने पैसे मांगे इसने पैसे देने से मना कर दिया, तो ए क्या करेगा? अच्छा। ए बोलेगा भाई मैं अपना सामान लेके जा रहा हूँ। हम्म। दूसरा, ए ने ट्रक में सामान रखवा दिया और बी के पास पहुंच रहा है। बी ने बोला भाई मैं पैसे नहीं दे सकता। ए ने फोन कर दिया ट्रक वाले को, भाई यूटर्न मार ले। तो ये यूटर्न मार के आ जाएगा स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रास्ते में सामान को रोक दिया। मैंने अमेजोन में ऑर्डर किया लेकिन रास्ते में मैंने कैंसिल कर दिया ऑर्डर को, तो वो बंदा मेरे घर आएगा ही नहीं क्योंकि मैंने कैंसिल कर दिया ऑर्डर। क्लियर? क्लियर। रीसेल द सर। गुड्स। रीसेल का मतलब ए ने बी को बोला देख भाई 3 दिन में अगर तूने पैसे दिए ठीक है वरना मैं बेच दूंगा, तो वो बेच देगा सामान। समझ आ गई बच्चों बात? यस सर। लो बेटा यहाँ पर ये तुम्हारा टॉपिक खत्म हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर? सर उसकी पीपीटी भेज दो।
मैंने भेज दी है बेटा ऑलरेडी। ऑफ गुड्स इंट्रोडक्शन वाली